जी के एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का लाइव सेशन जो 3 बजे था वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इसे रिकॉर्डेड मैं कर रहा हूं और ये अभी आपको 4:30 बजे तक लाइव या प्रीमियर पे देखने को मिल जाएगी। और जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई उपाय नहीं होता तब तक हम रिकॉर्डेड सेशन ही करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का बिना देर किए हुए पहला प्रश्न लेते हैं। सीखने के वे अनुभव जो विद्यालय शिक्षण के कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से स्वतः आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एजुकेशनल पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, ह्यूमैनिटेरियन करिकुलम या एडिशनल कोर्सेज या फिर अदृश्य पाठ्यक्रम जिसे हम इनविजिबल या हिडन करिकुलम भी कहते हैं। तो प्रश्न संख्या आपको उतारना है 1 का उत्तर क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में भी इस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा की। जब आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं और वह जो भी पढ़ा रहे हैं आप वो किससे संबंधित नहीं है, वह संबंधित नहीं है उसके पाठ्यक्रम से, यानी कि जो उसकी पाठ्यपुस्तक है या स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित नहीं है, वो चीज़ें अगर आप वो बालक सीख ले रहा है तो वो क्या होगा? हिडन करिकुलम होगा। जैसे कि आपने कोई एक्टिविटी कराई, अब वो उस एक्टिविटी के माध्यम से बालक ने एक दृष्टिकोण पाया, तो किस में आ गया? हिडन करिकुलम में आ गया। शिक्षक का अनुकरण करके शिक्षक के आदर्श व्यवहार का अनुकरण कर रहा है तो किस में आ गया? भाई ये हिडन करिकुलम में आ गया। यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जो चीज़ें नहीं है, बियॉन्ड द बुक्स जो बालक सीखता है इस विद्यालय में, वो किस में आता है? हिडन करिकुलम में आता है। तो विकल्प क्या होगा? अदृश्य पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है भाई? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की ... का विकास करना। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द पर्सन। क्या भाई डेवलप करना है? ज्ञान, नॉलेज, शरीर, बॉडी, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। प्रश्नों का स्तर हमने सामान्य से लेकर मॉडरेट अभी रखा है। धीरे धीरे जब हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का लेवल और बेहतर करेंगे, ताकि आप पहले बेसिक से बेहतर हो। और इसमें हम कठिन और आसान दोनों प्रश्न लेते हैं, कठिन और आसान दोनों प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा में हम क्या क्या सिखाते हैं भाई? बालक को पढ़ाते हैं, उसका ज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, और क्या होता है भाई? उसकी मानसिक बुद्धि बेहतर होती है, शारीरिक विकास भी होता है। तो आपके नैतिक चीज़ें सीखता है, मोरल चीज़ें सीखता है। ओवरऑल क्या बनता है? एक पर्सनालिटी बनती है, यानी कि एक व्यक्तित्व बनता है। शिक्षा का उद्देश्य है कि जब भी बालक कुछ बात बोले और कुछ भी चीज़ें करे तो यह सारी चीज़ें किस में आती है? उसकी पर्सनालिटी में आती हैं। तो उसके व्यक्तित्व में निखार लाना जो मेन उद्देश्य होता है। तो उस तरह से विकल्प होगा प्रश्न संख्या 2 का सी। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर टीचिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप लोग करेंगे, क्या होगा? देखिए, जो इसका सही विकल्प होगा या आप लोग बताइए, तब तक हम बात कर लेते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि में पहले नी दिया है, तो याद रखने के लिए आप नी से निगमन, नी से नियम। जब पहले आप कुछ नियम बताते हैं फिर उदाहरण बताते हैं, जैसे हम टेंस पढ़ाते वक्त बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ऐसे करके हम बताते हैं। पहले रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं हम लोग अनुवाद करके। तो ये तो हो जाएगा निगमन में। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण देना। उदाहरण देंगे, आपने कोई उदाहरण दिया, फिर उदाहरण से उसके सिद्धांतों के सत्यापन पे गए, रूल पे गए, फिर नियम और सूत्र जो है प्रतिपादित कर दिया आपने। तो गति के तृतीय नियम में यही होता है। कौन सा विधि अप्लाई की जाती है? आगमन विधि अप्लाई कर दी जाती है, यानी कि चीज़ों को सामान्यकृत करते हुए एक अच्छे फार्मूले के साथ सत्यापन करते हुए लेके जाना, तो ये आगमन में होता है। तो निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। तो सी विकल्प सही होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1969? स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, दिल्ली या फिर MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। किस में हुई थी? आपको प्रश्न संख्या 4 का उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति थे 1969 में इसको शुरू करने में। आप लोग उत्तर करिए। 1969 में 3 व्यक्तियों के नाम सबसे पहले आते हैं। कौन कौन? इस पर सबसे पहला प्रयोग जो कि शुरू कर दिया गया था एचिंसन, बुश और एलन द्वारा। यहाँ पे इन लोगों ने 61 से इसका प्रयोग शुरू कर दिया था, और उसके बाद इसका जब प्रयोग शुरू हुआ और इसमें चीज़ें बेहतर देखी गई
छोटे से जो है टॉपिक को लेकर 15 से 20 बच्चों का या 10 से 12 बच्चों का या 5 से 10 बच्चों का छोटे छोटे गुट में बच्चों को बनाकर एक ग्रुप बनाकर उनको सिखाने की कोशिश की गई। और हम जैसे कि बात कर ही चुके हैं, माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होते हैं, 36 मिनट का प्लान होता है, 6-6-12-6-6 का प्लान होता है, इसमें इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई सबसे पहले 1969 में, वो की गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ की गई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ए। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना जैसी सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है और वह यह ज्ञान का आयाम दर्शाती है। यानी ए टीचर इन्वॉल्व्स हर स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्टिविटी लाइक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, इट शोज द डायमेंशन ऑफ नॉलेज। मनोरंजन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, या फिर इंटरटेनमेंट के द्वारा भाषा निर्देशित ज्ञान प्राप्ति, लैंग्वेज ओरिएंटेड चीज़ों को कर रही है, या फिर कंपटीशन बेस्ड नॉलेज एक्विजिशन कर रही है, या सामान्य गतिविधि के रूप में ज्ञान प्राप्ति कर रही है, या तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना, भाई स्वाभाविक सी बात है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करना चाह रही है वो, कि बच्चे, इसमें सभी तरह के बच्चे बैठेंगे ना। जब आप ग्रुप में, पीयर ग्रुप में बच्चों को बैठा रहे हैं तो हर तरह के बच्चे हैं, कुछ इसमें कमज़ोर होंगे, कुछ मंदबुद्धि, कुछ जो है कि प्रतिभाशाली, हर तरीके कुछ अधिगम क्षमता वाले। तो ये बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें कभी कभी हम ही हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, हमें उस बारे में नॉलेज था, लेकिन हम इस तरीके से उस बारे में नहीं सोच सकते थे जैसा दृष्टिकोण सामने वाले से हमें मिलता है। तो ऐसी कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ये दर्शाती क्या है? सामाजिक गतिविधि के रूप में ज्ञान प्राप्ति। भाई कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग जो भी होगी वो किस सोशल एक्टिविटी के रूप में होगी, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग में आती है। तो विकल्प सही होता है 5वें का डी। और जिन लोगों ने भी 5वें का डी उत्तर किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उत्तर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवश्यक कौशल दक्षता हासिल करना। आवश्यक कौशल व दक्षता हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं क्या भाई? द वेज ऑफ एक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज में इंक्लूड, किस में आती भाई? स्व शिक्षा कार्यक्रम में, शैक्षणिक कार्यक्रम में, सलाह और अनुशिक्षण संबंध में, या उपरोक्त सभी में? किस में आएंगे? सेल्फ एजुकेशन प्रोग्राम में, एकेडमिक करिकुलम में, रिलेशनशिप ऑफ मेंटोरिंग द कोचिंग, या ऑल ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को उत्तर करना है 6 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा आप लोगों को अगल बगल से शोर आ रहा होगा क्योंकि कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है बात करके चिल्ला के, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ जो है डिस्टर्ब ना करे। मैंने बड्स यूज़ कर लिए हैं कान में, तो शोर को इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। आवश्यक कौशल व दक्षता हासिल करने के तरीके में किसको शामिल करते हैं? आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करना। भाई हम आवश्यक कौशल कैसे हासिल कर सकते हैं? स्व शिक्षा कार्यक्रम, यानी खुद से पहले तो करके भी शिक्षा में हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे कि KVS के लिए एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने तरीके से सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। ज़्यादातर लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। शैक्षणिक का पाठ्यक्रम, यानी कि जिन लोगों ने कोचिंग आदि ली है तो उनमें उनको कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। और सलाह अनुशिक्षण की बात करें, यानी कि रिलेशनशिप, मेंटोरिंग एंड कोचिंग, इन सब सारी चीज़ों में कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, आप लोगों को मेंटोरिंग कर रहा हूं, या आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं जिसके आधार पर आप जो चीज़ें कर रहे हैं या आकलन कर सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो उपरोक्त सभी जो है एक सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इफ टीचिंग इज डन बाय कंबाइनिंग 2 or more methods of teaching, then it will be called उदार, लिबरल, मिश्रित, मिक्स्ड, संयोजित, कंबाइंड, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी विधि कहलाएगी? जब 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर एक शिक्षण किया जाता है तो क्या कहलाता है? देखिए, शिक्षण की बहुत सारी मेथड होते हैं। जैसे कि आपने क्लासरूम में कोई चीज़ पढ़ाई, अब बालक क्लासरूम में पढ़ रहा है, क्लासरूम में पढ़ाने के बाद एटलीस्ट आपने फिर
ऑनलाइन टर्म में चीज़ों को सिखाने की कोशिश की, या फिर ऑनलाइन आपने मॉक ले लिया। तो यहाँ पे क्या कहा, दो चीज़ें हो गई, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जब एक चीज़ दूसरे को पूरक करता है तो वो भाई कोलैबोरेटिव में आ जाता है। लेकिन अगर बालक दो जगह अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तरीके की शिक्षा ले रही है, दो अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग हो रहा है उसमें मिलाकर, तो ये हो जाता है मिश्रित तरीका। यानी कि घर पे आप उसको कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं और फिर ऑनलाइन मेथड से स्कूल में कुछ अलग टॉपिक को कवर करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अलग अलग मेथड हो गए। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपने डिजिटल प्रोडक्ट का यूज़ किया, आपने फिगर चला दिया, फिल्म चला दी, ठीक। और जब आप स्कूल में, सॉरी घर पे नहीं, स्कूल में जब पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में आपने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, मार्कर का इस्तेमाल किया, चौक का इस्तेमाल किया, यहाँ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को आपने करा के दिखाया। तो ये दो अलग अलग मेथड हो गए, दो अलग अलग शिक्षण विधियाँ हो गई। और जब दो अलग अलग शिक्षण विधियों को हम मिलाते हैं तो ये किस में आएगा, मिश्रित विधि में आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, देश की एक इंटरैक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा उपग्रह आधारित प्रणाली जो दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग करती है किस नाम से जाना जाता है। कुल मिला जुला के ऐसे समझ लीजिए कि जो शिक्षा के संबंध में भारत की जो एक उपग्रह है वो कौन सा है। सामुदायिक रेडियो एफएम, क्लास, डीटीएच, एडुसेट। आसान प्रश्न है और कई बार आप लोगों ने इसके उत्तर किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसके माध्यम से क्या होता है भाई, ये भारत का जो है पहला शिक्षा समर्थित उपग्रह है, शिक्षा को समर्पित उपग्रह है, भारत का पहला, फर्स्ट, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसका जो सही उत्तर है वो है डी, एडुसेट। इसे किस नाम से जानते हैं भाई, एजुकेशनल सैटेलाइट GSAT-3, एजुकेशनल सैटेलाइट GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो विकल्प सही होगा डी, एडुसेट। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार बताएंगे। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसी समझने में मदद करते हैं। यानी जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है या फिर साइकोलॉजिकल बेस है, वो जो भी लोग करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ें समझने में उनको हेल्प करते हैं, अध्यापक को, शिक्षार्थी को, विषय वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। किसे समझने में मदद करते हैं, सॉरी क्या नहीं, किसे समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएंगे, 9 का उत्तर बताएंगे, सॉरी। इंटरनेट कनेक्टिविटी से आज की क्लास डिस्टर्ब हो गई और मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। थोड़ा सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से व्यक्त नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल आप लोग को जो 1 वीक का टारगेट दिया गया है, मुझे पता है कि कुछ लोगों को 1 वीक से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन 1 वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पूरा करने का, क्योंकि 1 वीक के बाद हम इसको फिर से रिटेन करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे यूनिट वाइज, तो उस दिन में जो जो टॉपिक आपको गलत होंगे उन टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट के सारे टॉपिकों का हम समावेश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग करेंगे क्या होगा भाई। पाठ्यक्रम निर्माता मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाए, किसी आधार पर बनाएंगे किसके लिए, पाठ्यक्रम बनता किसके लिए, अध्यापक के लिए बनता है, शिक्षार्थी के लिए, तो शिक्षार्थी के लिए बनता है ना भाई, छात्र के लिए बनेगा। सिखाना किसको है, बालक को सिखाना है। तो जिसको सीखना है उसके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या चीज़ें अनावश्यक हैं, ये जरूरी है देखना। और सीखने के लिए क्या वह मनोरंजक तरीके से है, उसके मनोरंजक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वह चीज़ें बालक को सीखने में आनंद देंगी। अगर बोरिंग सिलेबस बना दिया गया, बोरिंग करिकुलम बना दिया गया, तो बालक सीखेगा नहीं, उस इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो इस तरीके से विकल्प 9 का हो जाएगा बी, शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी की जगह प्रिंसिपल कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो जाती है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत, कौन सा होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल एक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर वेरिएशन, या फिर इंटीग्रेशन, क्या होगा। एक एक चीज़ों की बात कर लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत शरीर के सारे अंगों को समायोजित करके एक साथ किसी एक क्रिया को संपादित करने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि भाई कोई भी बालक अपने में एक जैसा नहीं होता, हर बालक में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई किसी की बौद्धिक क्षमता अच्छी है, किसी की हाइट अच्छी है, किसी का रंग रूप अच्छा है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, तो कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई अन्य गतिविधियों में अच्छा है। तो इस तरीके से सभी बालक में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है भाई, विकास जन्म से लेकर मरण तक चलता है। बालक जन्म हुआ और जन्म के बाद से मरण तक चलता है। जब तक वो मर न जाए कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ इसमें सीखता है। मैच्योरिटी एक सर्टेन एज तक आकर रुक जाती है
और वृद्धि एक सर्टेन एज तक आकर रुक जाती है और उनकी कोई ना कोई एक सीमा होती है, लेकिन जो है विकास क्या है वो एकदम अंत तक चलता है। लेकिन विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया है का सिद्धांत है, न कि विशिष्ट से सामान्य। तो क्या भाई, विकास है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य गतिविधियां करता है, ठीक है, पहले ही नहीं कि विशिष्ट गतिविधियां करने लगा। ये नहीं कि बालक पैदा हुआ और चौथे दिन से दौड़ने लगा, नहीं। सबसे पहले बालक क्या भाई, अपने शारीरिक अंगों में समायोजन करता है, पहले हिलने डुलने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, अपने घुटनों के बल आकर रेंगता है, फिर घुटनों के बाद चलना शुरू करता है, ठीक। फिर उसके बाद वो बालक धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस बनाकर बैठता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो सामान्य क्रियाएं पहले करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। इस तरीके से जो नहीं है वो है विशिष्ट से सामान्य, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 11, परोपकारिता, किसी को माफ करना, स्वहित के बिना किसी की मदद करना, व्यवहार प्रतिशोध से व्यक्ति की विज्ञप्ति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? फॉरगिव समवन, डूइंग समवन्स फेवर विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम रिटेंशनल बिहेवियर, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग उत्तर करेंगे क्या होगा भाई? परोपकारिता का मतलब क्या है? परोपकार करना, किसी पर उपकार करना, किसी पर मतलब किसी अन्य पर, उपकार मतलब उपकार करना यानी कि उसकी मदद करना। तो किसी की मदद करना स्वहित के बिना, यानी कि सेल्फ जो है, किसी की, आपने किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखा, बस आपको इच्छा थी कि इस आदमी को आवश्यकता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो जब स्वहित के बिना आप किसी की मदद करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? परोपकारिता के अंदर आता है। आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थिति जिनमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटनाओं के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है, वह जाना जाता है किस बारे में? द कंडीशन इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेनोमेना इज नोन एज संवेदी प्रेरक स्थिति, सेंसरी मोटर कंडीशन, साहजिक क्रियात्मक स्थिति, पूर्ण साहजिक स्थिति, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों की इंग्लिश जरूरी है साइकोलॉजी में, क्योंकि ये देखिए नाम बदल रहा है। यहाँ पे क्या है भाई? सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। कौन सा होगा भाई? सेंसरी मोटर को हम सभी जानते हैं 0 से 2, फिर उसके बाद क्या भाई? प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट है 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन है 11 से 15 या उससे भी अधिक, अलग अलग में अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग करेंगे क्या होगा? किसके बारे में बात हो रही भाई? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चाएं की हैं कि जब बालक चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, ठीक है, तो कैसी अभिव्यक्ति करता है? वह चीज़ों के बारे में एक ठोस सोच बनाता है, और ठोस सोच को आप किस में रखते हैं? तो रखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि दृढ़ क्रियात्मक स्थिति या ठोस क्रियात्मक स्थिति। तो ये किस में आती है? तो ये आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और इसमें बालक चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है भाई? अमूर्त रूप से चिंतन करता है, यानी जो चीज़ें सामने नहीं है, इसमें मूर्त आता है और इसमें अमूर्त आता है। अमूर्त रूप से चिंतन करना शुरू करता है बालक, यानी कि जो चीज़ें नहीं है उसकी कल्पना शक्ति बढ़िया है, वो चीज़ों के बारे में इमेजिनेट करके थॉट प्रोसेस बिल्ड कर लेता है। वीर पूजा की भावना आती है, वीर पूजा की भावना आती है। इस तरह की कई चीज़ें आती हैं जिन पर हम लोगों ने चर्चा पहले से ही कर रखी है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 के संदर्भ में आप लोगों ने उत्तर जो किया है वो होगा डी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि है 7 से 11। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आप लोग करेंगे क्या होगा? अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग? सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट, व्यवहार रूपांतरण, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 13, चलिए ध्यान लीजिए। पहले अधिगम होता क्या है? अधिगम क्या होता है कि निरंतर प्रयास या आपके अनुभवों या आपके व्यवहार द्वारा जो सीखने में परिवर्तन होता है वह क्या होता है? वो होता है लर्निंग, अधिगम। ठीक है, सीखना होता है क्या? लर्निंग। इसमें क्या होता है भाई? सीखने में क्या होता है? स्किनर की परिभाषा भी आप देखेंगे, उसमें लिखा है अधिगम या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य होता है। ठीक है,
उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कुछ और परिभाषाएं हैं, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो सीखने से होता क्या भाई, अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या है कि अधिगम आपके जो है व्यवहार का परिमार्जन हो, व्यवहार का परिमार्जन हो। आप क्या सीखें, आपको ज्ञानार्जन हो, आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करें, आप सीखें, और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, आपके व्यवहार में परिमार्जन होगा, व्यवहार का रूपांतरण होगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक अधिगम को बढ़ा सकता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अ टीचर कैन इनहेंस लर्निंग बाय अपेक्षाओं के समान मानकों को स्थापना करके, बाय सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, छात्रों से कोई भी अपेक्षा न रखते हुए, विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अत्यंत उच्च अपेक्षाएं रखकर, हाई एक्सपेक्टेशंस, छात्रों से यथार्थ एक्सपेक्टेशन यानी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। तो क्या होगा विकल्प प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में। हाउ डज इट वर्क्स, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, आप लोग उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए, अभिप्रेरणा का मतलब क्या भाई, मोटिवेशन है। मोटिवेशन यानी कि बालक को प्रेरित करता हो उसके क्रियाकलापों के लिए। तो आप अधिगम के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है शिक्षक अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है, यानी कि लर्निंग, बालकों में चीज़ों को कैसे बढ़ा सकता है कि वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम को करे। उनसे अपेक्षाओं के समान मानक रखें। कैसे भैया ना, अब समान मानक कैसे रख सकते हैं, जब बालक में इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बालक अपनी अलग अलग क्षमताओं से आता है, तो आप समान मानक तो बनाना सही नहीं है ना। जो मानक एक सामान्य बालक के लिए पढ़ने में होंगे वो प्रतिभाशाली के लिए अच्छे नहीं होंगे, जो प्रतिभाशाली के लेवल के होंगे वो सामान्य के लिए लेवल के नहीं होंगे, तो समान मानक तो बनेंगे नहीं। फिर कहना छात्रों से कोई अपेक्षा ही न रखें, मतलब कि आप आए लेक्चर दे के चले गए तो फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बालक सीखा नहीं। अब अपेक्षा का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाया तो आप अपेक्षा रखें कि वो कक्षा 10वीं की, कक्षा 2 का बालक कक्षा 10वीं की सोल्यूशन हल कर ले, तो ये भी नहीं हो सकता। अत्यंत उच्च अपेक्षाएं स्थापित करके, यानी कि आपने हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली। वही वाली बात जो मैंने कहा कि आप कक्षा 2 की चीज़ें पढ़ाकर 10 वाली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकता। आप एक ही दिन में उसको पूरा टेबल 2 से 20 तक पढ़ाना चाह रहे हैं तो नहीं होगा ना। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले नंबर की अंडरस्टैंडिंग हो, बालक को पता होना चाहिए 69 क्या होता है, 79 क्या होता है, ठीक है, 75 कैसे लिखते हैं। आपने 69 लिखने को कहा तो उसने 60 फिर 9 लिख दिया, या 60 16 में उसको अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। तो उससे जो है यथार्थ अपेक्षाएं रखें, रियलिस्टिक, यानी कि जो उसकी क्षमताएं हैं, जो वो कर सकता है वैसी अपेक्षाएं रखना किस में आता है, रियलिस्टिक अप्रोच में आता है। तो इस तरीके से 14वें का विकल्प हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वो किससे प्रभावित है, गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 15, अ टीचर यूजेज वैरायटी ऑफ टास्क टू सेटिस्फाई द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर स्टूडेंट्स, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब ये देखिए यहाँ ही दे दिया है, शी होगा, एक शिक्षिका लिखा है ना तो शी होगा। भाई देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास में सिद्धांत क्या है, बालक को सही गलत के आधार पर चीज़ों को सिखाया जाता है। क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, नैतिक मूल्य उसमें कैसे आए, आदर सम्मान कैसे आए, व्यवहार करने का उचित तरीका क्या है। पियाजे किस पर फोकस करते हैं भाई, पियाज बोलते हैं बालक, पियाजे बोलते हैं बालक संज्ञान से सीखता है, ठीक है, संज्ञान से, समझ से सीखता है। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि संज्ञान जरूरी है लेकिन वह सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। लेकिन गार्डन क्या कहते हैं, गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बालक, किसी भी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि नहीं होती, अलग अलग कार्यों को, अलग अलग व्यवहारों को करने के लिए उसके पास अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं। फिजिकल जिसकी एक्टिविटी अच्छी है और या फिर फिजिकल एक्टिविटी में जो करने में यूज होती है उसके लिए अलग होती है शारीरिक, और भाषिक गति, भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, इस तरह की कई बुद्धियाँ बताई हैं। तो विकल्प जो इनके हिसाब से सही है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के वैबुद्धपूर्ण उपयोग करती है, तो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होता है ए। क्वेश्चन नंबर 16, मानव व्यक्तित्व परिणाम किसका है, ह्यूमन पर्सनालिटी रिजल्ट इज, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट,
ओनली जो है एनवायरनमेंट, ओनली हेरिडिटी, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का, नेचर एंड एजुकेशन का। बहुत आसान प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि मानव व्यक्तित्व में विकास किस में आता है। भाई विकास दो चीज़ों से होता है। विकास तो पहले आपका बालक का जब भी होना है डेवलपमेंट, या उससे उसका जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनना है। चलिए विकास छोड़ के व्यक्तित्व पर आ जाए, क्योंकि प्रश्न में व्यक्तित्व लिखा है, वैसे ये पार्ट किसका होता है, विकास का ही होता है। आप लोग उत्तर करिए प्रश्न संख्या 16 के संदर्भ में। बालक का व्यक्तित्व कैसे बनेगा भाई? आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छा वातावरण दें, ताकि बालक को अच्छा पोषण मिले खाने के लिए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण दें आप। ये नहीं कि घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, तो बालक उससे नहीं सीखेगा। दूसरी फैक्टर क्या होता है भाई? उसके माता पिता से उसको जो जीन्स मिले हैं, आनुवंशिकता में क्या क्या मिला है, आनुवंशिकता में क्या क्या मिला है, उसके जीन्स कैसे हैं, ठीक है, यह भी डिपेंड करता है। अगर मंदबुद्धि माता पिता हैं तो बच्चा भी जरूरी नहीं है कि वो उच्च बुद्धि का हो, ज़्यादा चांसेस मंदबुद्धि के होते हैं। और अगर माता पिता उच्च बुद्धि के हैं तो बालक के भी ज़्यादा चांसेस है कि उच्च बुद्धि का हो, उसमें अच्छे गुण आए। अच्छे गुण मीन्स की मतलब कोई अच्छे बुरे गुण का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसके बुद्धिमत्ता सामान्य से बेहतर होगी। तो बिल्कुल इन दोनों की अंतःक्रिया से जो बालक का व्यक्तित्व बनेगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो विकल्प 16 का होगा ए, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हमने किया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक बच्चा, थोड़ा सा फास्ट में लग रहा है जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते हुए चलिएगा। एक बच्चा एंड और 10 स्टार्टेड और स्टार्टेड, अच्छा दोनों एक ही चीज़ हो गया, स्टारेड हो गया है, यहाँ स्टार्टेड हो गया, मैं अंतर नहीं कर पाता है। स्थिति क्या होगी? स्टार्ट में और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर रहा है, एंड और 10 में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होते हैं? डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। भाई हम लोगों ने क्या कहा भाई, डिस्ग्राफिया में क्या होता है? बालक को चीज़ों को निरूपित करना, निरूपण करना, ग्राफिंग करना यानी कि लिखना। कैलकुलिया में गणितीय संबंधी। और अगर बालक को चीज़ें पढ़ने में समस्या आ रही, पढ़ने में, ठीक है, पढ़कर समझने में, इस तरह की समस्याएं किस में आती हैं? इस तरह की समस्या जो आती है वो आती है डिसलेक्सिया में। किस में आती है? डिसलेक्सिया में। और आप लोगों में से जिन लोगों ने इस 17 का बी उत्तर किया है वह बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों के प्रयासों से चैनल 2500 सब्सक्राइबरों की ओर बढ़ गया है और यह बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने सेशन को शेयर किया या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों ने की, एक दूसरे से बांटा और आज इस लेवल तक पहुँचे। धीरे धीरे ये 2500 का आंकड़ा 25,000, 25 लाख तक जाए, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। 18 में क्या बातें? एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया? अ टीचर गिव्स सम स्टैंडर्ड्स टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू असेस देयर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देम। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स असेसमेंट इज यूज्ड बाय टीचर? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समकक्षीय आकलन, स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, या संकलनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 18। क्या होगा प्रश्न संख्या 18 का उत्तर? भाई कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों से कह रहा है आप उनको कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानदंड दे दिए कि इन स्टैंडर्ड के बिहाफ पे आप एक परियोजना करें और उसका आकलन करें कि आप उसमें किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ही आप लोगों को कुछ टेस्ट पेपर बना के दे दिए कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद और बोल दिया आपको इस तरीके से हल करना है, आपको नकल नहीं करनी, आपको ये करना है, और आप अपना आकलन करिए कि आप कहाँ ठहर रहे हैं और जहाँ कमी है उसको दूर किया जाएगा। तो पालक जब खुद करता है चीज़ों को तो वो बेहतर सीखता है, क्योंकि भाई आपने असेसमेंट किया तो आप अपनी कमियां, अपनी कमजोरी जान रहे हैं। और जब गलतियां करते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ जितनी गलतियां हम करते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। तो किस में बात आ गई? ये आ गई स्व आकलन में, सेल्फ असेसमेंट में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 19। विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति क्या है? द मोस्ट efficient method to bring change in under undesirable behavior of the student.
इज विद्यार्थियों को दंडित करना, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, माता पिता को सूचित करना, इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स, अवांछनीय व्यवहारों के कारणों को जानना और उनके उपाय बताना, टू नो द काजेज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड टू सजेस्ट देयर रेमेडीज, या फिर नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे। एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे। कुछ बालक अवांछनीय व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि क्लास के पीछे से जाके हू हा कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, बोल दे रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। अब तो इनको सही करने की सबसे सही पद्धति क्या है। अब पुराने शिक्षक कहेंगे भाई पकड़ के पीट देंगे, चाहे डंडा घींच देंगे, सुधर जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान में इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा के रखा गया है। अब अगर ऐसा करते हैं तो कानूनी क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानेंगे और उनका क्या करेंगे, उपाय बताएंगे। पहले समझेंगे कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें स्प्लिट करेंगे, उनको अत्यधिक कार्य देंगे, उनके इंटरेस्ट जानेंगे कि उनका दिमाग किन चीज़ों में बेहतर लगता है, फिर उन चीज़ों में उनको लगाएंगे और फिर उनकी प्रशंसा कर देंगे कि आपने अच्छा किया। अब उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी कुछ अलग करने की, कुछ बेहतर करने की। तो आपने क्या किया, उसके ध्यान को, उसकी ऊर्जा को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। तो यही कार्य होता है कि एक जो ऊर्जा होती है, एक ज्वार होता है, उसको सही दिशा दे देने से चीज़ें बेहतर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। इस एज में बालक बहुत कुछ कर लेता है अगर वो सही दिशा में जाए। नहीं तो इस एज में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, प्रेम में आके पड़ जाएंगे। भाई आपका एक कोई ना कोई क्रश होगा, किसी का हर कोई प्रेमी या प्रेमिका होती है, उस क्षेत्र में आप जाते हैं। चलिए चले गए तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी चीज़ करियर को दांव पे लगा के काम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस ज्वार का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर या तो आप बन जाते हैं या तो आप बर्बाद हो जाते हैं। CCE प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CCE सिस्टम। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, इंक्रीजेज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द चिल्ड्रंस, सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान करता है, आइडेंटिफाइज द प्रोग्रेस ऑफ राइटिंग ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ मटेरियल, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड क्यूरेटिव फीडबैक, गैर शैक्षणिक योजनाओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है, आइडेंटिफाइज एंड प्रमोट्स नॉन टीचिंग स्कीम्स। CCE के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। आप सभी को उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 20 का। भाई CCE का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन की तकनीक है। आप बालक का इसमें सतत तौर पर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन करेंगे, उसका व्यापक मूल्यांकन करेंगे, उसके हर एक्सपेक्ट को समझेंगे, उसकी मानसिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, उसके ज्ञान, उसकी रुचि, उसके अभिरुचि, इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो है बालक का शिक्षण करेंगे। तो इसमें से क्या सत्य नहीं है भाई, गैर शैक्षणिक योजनाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, यानी ऐसी योजनाएं जो गैर शैक्षणिक है, यानी कि शिक्षा का पार्ट नहीं है, और लेकिन उससे बालक कुछ ना कुछ सीख सकता है, तो बिल्कुल उनको इनरोल करेंगे। उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, बिल्कुल अगर बालक में कोई समस्या है तो उसका उपचार करने के लिए आपको इस पद्धति के द्वारा पता चलता है। भाई आप पढ़ाया, आपने असेसमेंट किया, एवेल्युएशन किया, अब पा रहे हैं कि बालक में कोई कमी है, आप उसको दूर करेंगे, तो उपचारात्मक शिक्षा मुहैया करा रहा है। सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान करता है, यानी कि आइडेंटिफाइज द प्रोग्रेस ऑफ राइटिंग ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ मटेरियल। छोटे छोटे हिस्सों में क्या क्या प्रॉब्लम भाई वो भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो विकल्प ए है, क्या बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, यह विकल्प जो है आपका सही विकल्प नहीं है। इवेल्युएशन लोगों में कंपटीशन नहीं बढ़ाता, ठीक है। मूल्यांकन में बालक की क्षमताएं पता चलती हैं, वो लोगों में कंपटीशन नहीं बढ़ाता। ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि भाई नंबर के आधार पर लोगों में कंपटीशन आ रहा है, लेकिन हमारे शिक्षा प्रणाली में नंबर ग्रेडिंग को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन प्री स्कूल के लिए गुणवत्ता संबंधित मुद्दा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी रिलेटेड इशू फॉर प्री स्कूल। अप्रभावी अध्यापन, इनइफेक्टिव टीचिंग, पैतृक सहयोग की कमी, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर, अनुचित पाठ्यक्रम, अनफेयर कोर्सेज। तो विच वन इज द राइट आंसर। इंटरनेट कनेक्टिविटी को देखते हुए आपसे रिकॉर्डेड सेशन लिए जाएंगे और आप लोगों को हुई असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव हम लोग चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी कुछ व्यवस्था होती है इंटरनेट की, मैं चीज़ें आप लोगों की फिर से लाइव लेने लगूँगा। मुझे पता है कि लाइव रहने पर आप लोगों की रुचि अच्छी बनती है,
और इंटरेक्ट अच्छा होता है। लेकिन अब पढ़ना है तो जैसे बेहतर हो पाए वैसे पढ़ेंगे। वैसे अच्छी पढ़ाई तो रिकॉर्डेड में ही होती है, क्योंकि रिकॉर्डेड में हम अनर्थ बातें नहीं करते या व्यर्थ बातें नहीं करते, कह लीजिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जो 50 मिनट का 45 मिनट का सेशन बन रहा है, वो 1 घंटे का सेशन बन रहा है, वो 45-50 मिनट में ख़त्म हो जाता है। यानी कि 15 मिनट 20 मिनट का रिटेंशन मिल जाता है आप लोगों को। वैसे इस सेशन को मैंने शुरू में थोड़ा सा फास्ट खींच दिया है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल की गुणवत्ता संबंधित मुद्दा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन, विच वन इज नॉट। अनुचित पाठ्यक्रम, अनफेयर कोर्सेज, बिल्कुल मुद्दा है भाई। अगर पाठ्यक्रम आपने सही नहीं लगाया, अनुचित पाठ्यक्रम लगाया, तो बालक सीखेगा कैसे। कक्षा 2 के बालक में अगर आप कक्षा 5 के पाठ्यक्रम की चीज़ें घुसा दें तो बालक कैसे सीखेगा। अनुचित पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं, आपको उचित पाठ्यक्रम चाहिए। तो बिल्कुल पाठ्यक्रम आपका गुणवत्ता का मुद्दा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, आपने टीचरों को लाना है ट्रेंड, बीएड ट्रेंड मतलब भाई जिन्होंने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, टीचिंग ट्रेनिंग किया हो। अब आप उनके टीचर की जगह कोई सामान्य व्यक्ति को आप बना रही टीचर, उसको पता ही नहीं, अब वो चिल्लाने लगा बच्चों पे, डंडा लेके छड़ी लेके पढ़ा रहा है और चिल्ला रहा है, कुछ सिखा नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल यह भी एक मुद्दा है। अब कहेंगे अप्रभावी अध्यापन, अब सही तरीके से आप बच्चों को पढ़ाए नहीं, प्रभावी तरीके से पढ़ाए नहीं, तो यह भी एक मुद्दा है। लेकिन जो मुद्दा नहीं है वो है पैतृक सहयोग की कमी। विकल्प बी, भाई पैतृक सहयोग नहीं मिलता है, नहीं मिले आपका क्या है, आप टीचर फैसिलिटेटर होता है, उसे चीज़ों को सिखाना है। अब उसके लिए वो किसी पर निर्भर थोड़ो ना। चलिए मिल गया तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से बेहतर चीज़ें करिए। बेहतर चीज़ें करना ही शिक्षक का काम है। तो फैसिलिटेटर का काम क्या होता है, सुविधादाता का काम होता है सुविधा चीज़ों को मुहैया कराना, बेहतर तरीके से कराना। तो विकल्प जो है सही होता है 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, किसकी होती है भाई। एज पर एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज नेता यानी कि लीडर की, मूल्यांकन करने वाले की, इवेल्युएशनर की, प्रशिक्षक की यानी कि कोच की, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर्स, यहां बात हो रही है एनसीएफ के अनुसार, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होगा। मुझे लगा कि मैंने शुरुआती प्रश्न में आप लोगों को प्रश्न के बाद उत्तर करने का समय नहीं देकर तुरंत उत्तर ले लिया, इसलिए मैं आपको 10-20 सेकंड दूंगा कि आप लोग उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा, आप लोग बताएं। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होता है, शिक्षक का काम होता है फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता, यानी कि प्रशिक्षक का काम होता है, नेता नहीं होता शिक्षक लीडर नहीं होगा। शिक्षक लीडर नहीं हो सकता क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी कि इसका मुख्य कौन है, केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप चीज़ें चलती हैं, बालक के इर्द गिर्द सारी चीज़ें चलेंगी, उसको क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या जरूरी है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या भाई, फैसिलिटेटर की है, सुविधादाता की है, प्रशिक्षक की है, जो उनके ज्ञान बोध को बेहतर करे, उनको कुछ नया रचनात्मक सिखाए और उनके सीखने को बेहतर बनाए, ठीक है। तो विकल्प होता है 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 स्कूल के संगठन में ... यह मूल निर्धारित घटक होता है। क्या होता है भाई, मूल निर्धारक घटक। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पाठ्यक्रम, प्रबंध, सामाजिक जीवन या प्रशिक्षक, सिलेबस, मैनेजमेंट, सोशल लाइफ एंड कोच। विच वन इज द राइट आंसर अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। स्कूल के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल। भाई स्कूल में मैनेजमेंट किससे आता है भाई, मैनेजमेंट जरूरी है या पहले बच्चे जरूरी हैं, बच्चों का शिक्षा जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षा आदि चीज़ों का मैनेजमेंट होगा, सिर्फ मैनेजमेंट से विद्यालय नहीं चलेगा, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक जीवन, भाई सामाजिकता एक छोटा सा पार्ट है, सामाजिक जीवन शिक्षा में आता है, लेकिन स्कूल संगठन में सामाजिक जीवन कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंतर्गत आएगा, न कि पूरी तरह के सोशल आपकी उसका सोशलाइजेशन में आएगा। सोशलाइजेशन में क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है, विद्यालय का होता है सेकेंडरी होता है, प्राइमरी क्या होता है, फैमिली होती है। और प्रशिक्षक यह भी एक छोटा पार्ट है, लेकिन पाठ्यक्रम क्या है, ये पाठ्यक्रम सारी चीज़ होगा। अच्छा पाठ्यक्रम है तो उसके अनुसार चीज़ों का प्रबंध होगा, उसके अनुसार कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी और शिक्षक उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो मूल निर्धारक घटक क्या होगा, करिकुलम होगा, सिलेबस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, आप लोग उत्तर करेंगे। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्रेस ईच ऑफ
द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड abstract थिंकिंग, मिडल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड. विच वन इज द राइट आंसर? हम लोगों ने अभी बात चर्चा की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कि बालक अमूर्त चिंतन की अवस्था में करता है. अमूर्त चिंतन करता है 11 से बाद की अवस्था में. और 11 से बाद की अवस्था कौन सी भाई? तो 11 से बाद की अवस्था आती है किशोरावस्था. किशोरावस्था को स्टैनले हार्ट ने संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है. भाई इसमें बालक को सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, खुद की पहचान बनानी होती है ना. अस्मिता का विकास मतलब खुद की आइडेंटिटी बनानी है. वो ऐसा इमेजिनेट करता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और वो सबको हीरो की तरह बचा लेगा, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिससे वो क्या है, फोकस में रहे, या उसकी एक आइडेंटिटी बने, लोग उसको जाने, उसके बारे में समझे. वीर पूजा की भावना, किसी न किसी को आइडियल मानता है, अमूर्त चिंतन करता है, कल्पना शक्ति उसकी दृढ़ होती है. तो प्रश्न संख्या 24 के संदर्भ में इस तरीके से विकल्प बन जाएगा. जो सही होगा वो होता है 24 का सी. क्वेश्चन नंबर 25, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. उम्मीद है कि इस सेशन को आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि सेशन टाइम पे नहीं चला है तो शायद आप लोगों को दिक्कत भी हुई हो और शायद आप लोगों की रुचि न बने. लेकिन आप लोगों का सहयोग जरूरी है ताकि इस सेशन को और बेहतर करा जा सके आप लोगों के सीखने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट? विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है. विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है. विकास के सभी पक्ष या क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं. कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 25. थोड़ा बड़ा प्रश्न है, बताएंगे. डेवलपमेंट के बारे में है प्रश्न, पहली यूनिट. क्वेश्चन नंबर 25. आइए थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं. भाई विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. सबकी अलग अलग गति हुई तो अलग अलग विकास होगा. बिल्कुल सही बात है. संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है. गलत है. संज्ञान का बालक में सिर्फ आनुवंशिकता का रोल नहीं होता, बल्कि वातावरण की भी जरूरत पड़ती है. वातावरण की भी जरूरत पड़ती है. विकास पूर्व निर्धारित क्रम होता है. भाई विकास का क्रम पूर्व निर्धारित होता है ना, क्योंकि शैशवावस्था पहले आएगी, फिर उसके बाद बाल्या, फिर किशोरावस्था. ये नहीं कि बालक सीधे किशोरावस्था में शैशवावस्था से चला जाएगा. तो विकल्प जो है 3 भी सही है, यानी 1 और 3 सही है. चौथा क्या भाई? विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है. भाई विकास के कौन कौन से हैं? PCSE, और इस बार एक जो आ गया है, नया आ गया है PCSEM, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, डोमेन और मोरल. ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं. कैसे जुड़े भाई? आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा, आपको अच्छा पोषण मिलेगा, और स्वस्थ शरीर में सुंदर मस्तिष्क का विकास होता है, तो आपका कॉग्निशन अच्छा होगा, आपकी समझ अच्छी होगी. ठीक, आपका शरीर अच्छा है, आपका कॉग्निशन अच्छा है, आप कॉग्निशन अच्छा होने से आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं, चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, समाज में आप उससे लोगों से जुड़ेंगे. इमोशनली मजबूत हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं अपनी भावनाओं के अनुसार, और इन सारे आदर्शों के साथ उच्च आदर्श विकसित कर सकते हैं जो आपके मोरल में आता है. तो 1, 3, 4 ये विकल्प सही है. और किस विकल्प में 1, 3, 4 है? तो वह विकल्प है सी, जिसमें तीनों बातें समाहित होती हैं. तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छी चर्चा की, और यह सेशन आपके लिए उम्मीद है कि बेहतर रहा होगा. आपको चैट बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी. और आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनके उत्तर दिए जाएंगे. और KVS के तैयारी क्रम में जो हम लोगों ने 1 वीक का टारगेट रखा है, उस 1 वीक के टारगेट के क्रम में हो सकता है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो उसको जल्दी से जल्द ख़त्म करिए. एक बार रैंडम रीडिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद MCQ के द्वारा टॉपिकों को पढ़िए. MCQ टॉपिक, MCQ टॉपिक, MCQ में गलती करिए, टॉपिक पढ़िए, फिर MCQ करिए. सेम चीज़ इंग्लिश में भी आपको करनी है. ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. वोकैब को डेली आधे घंटे दीजिए, जिसमें हिंदी के इंग्लिश के दोनों के वोकैब को करना है. सिनोनिम, एंटोनिम, हिंदी की पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी हिंदी का पार्ट है. और पार्टिकुलर 2 घंटे आप कम से कम मैथ के लिए दीजिए, और 2 घंटे कम से कम CDP के लिए दीजिए. ठीक है, पेडागोजी के लिए दीजिए, और इन टॉपिकों को करते हुए चलिए. और बाकी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा. अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करना है, इस कारनामा को और बढ़ाना है. तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 3 बजे. तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच.